आज हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन बनाने की दुनिया से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स मटेरियल है। हाँ। ये असल में एक किताब का चैप्टर है जो गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके मोबाइल ऐप बनाने के बारे में है। जो कि दिलचस्प है क्योंकि ज्यादातर लोग गो को एक सर्वर साइड लैंग्वेज मानते हैं। एग्जैक्टली। तो हमारा आज का मिशन, चलिए मान लेते हैं कि हम एक नया ऐप बना रहे हैं, स्विगी या जोमैटो जैसा। ओके। इस चैप्टर की मदद से हम ये समझेंगे कि इस सफर में हमें कौन कौन से बड़े रोड ब्लॉक्स मिलेंगे, गूगल की गो लैंग्वेज इसमें हमारी सुपर पावर कैसे बन सकती है, और एक ऐसा ऐप बनाने के लिए जो सालों साल चले, उसका ब्लूप्रिंट यानी डिजाइन और आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने अपनी नई फूड डिलीवरी ऐप कंपनी शुरू कर दी है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती क्या होगी? मेरे हिसाब से तो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। जैसे मेरा फोन लेटेस्ट आईफोन है और मेरे दोस्त के पास शायद 3 साल पुराना एंड्रॉयड हो। राइट। हमें ऐसा ऐप बनाना है जो दोनों पर परफेक्टली चले। यहीं से शुरू होती है हमारी पहली लड़ाई, जिसे सोर्स मटेरियल में डिवाइस फ्रेगमेंटेशन कहा गया है। और ये सिर्फ स्क्रीन साइज की बात नहीं है। अच्छा। हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन्स, प्रोसेसर की पावर और मेमोरी की भी बात कर रहे हैं। स्पॉटिफाई का उदाहरण सोचिए। उसे एक हाई एंड सैमसंग फोन पे जितना स्मूथ चलना है, उतना ही एक बजट फोन पर भी चलना होता है। सही बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो यूजर्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, प्ले स्टोर पर 1 स्टार रिव्यूज की बाढ़ आ जाती है और लोग ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं। बिल्कुल। ये एक कभी ना खत्म होने वाली जंग है जिसके लिए बहुत ज्यादा टेस्टिंग और एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन चाहिए होता है। बिल्कुल सही। मान लीजिए हमने डिजाइन की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब यूजर हमारे ऐप पर साइन अप कर रहा है, अपना पता, फोन नंबर और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाल रहा है। अचानक से हमारे दिमाग में खतरे की घंटी बजती है। सिक्योरिटी, डेटा लीक और साइबर अटैक का डर। और ये डर जायज है। आज के दौर में सिक्योरिटी में एक छोटी सी चूक भी कंपनी की रेपुटेशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। हाँ, भरोसा टूट जाता है। पूरा भरोसा टूट जाता है। आप सोचिए, HDFC या ICICI जैसे बैंकिंग एप्स को कितना हाई लेवल सिक्योरिटी मेंटेन करना पड़ता होगा। ओ हाँ। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, ये सब अब ऑप्शनल नहीं है बल्कि जरूरी है। राइट। सिक्योरिटी भी हो गई। अब आता है वो हिस्सा जिसे लेकर मैं सबसे ज्यादा पैशनेट हूँ, यूजर एक्सपीरियंस, UX। ओके। मैंने एक बार एक फूड ऐप डाउनलोड किया था जिसमें अपनी फेवरेट डिश रीऑर्डर करने के लिए 7 बार क्लिक करना पड़ता था। 7 बार? मैंने उसी दिन उसे डिलीट कर दिया। 7 क्लिक तो बहुत ज्यादा है। एयरबीएनबी की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण उसका सिंपल और इंट्यूटिव UX ही है। सही है। एक अच्छा UX सिर्फ सुंदर दिखने वाले बटन्स के बारे में नहीं है। इसका मतलब है कि यूजर को अपना काम पूरा करने में कितनी आसानी होती है। खराब UX का सीधा मतलब है हाई अनस्टॉल रेट। इसके लिए AB टेस्टिंग, यूजर इंटरव्यूज, हीट मैप्स, मतलब लगातार रिसर्च चलती रहती है। ये एक साइंस है। और एक बेहतरीन UX भी बेकार है अगर ऐप स्लो हो, पेमेंट करते वक्त क्रैश हो जाए या फोन की सारी बैटरी खत्म कर दे। हाँ, यहाँ बात आती है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की। बिल्कुल। खासतौर पर गेमिंग एप्स के लिए, जैसे PUBG मोबाइल, परफॉर्मेंस ही सब कुछ है। मिलीसेकंड्स की लैग का मतलब है गेम हार जाना। लेकिन ये सिर्फ गेम्स के लिए नहीं है। हमारी फूड ऐप में अगर रेस्टोरेंट की लिस्ट लोड होने में 5 सेकंड लगते हैं तो यूजर किसी और ऐप पर चला जाएगा। सही बात है। और मान लीजिए हमने ये सब कुछ ठीक कर लिया, हमारा ऐप ब्यूटीफुल है, सिक्योर है, सुपर फास्ट है। ठीक है। लेकिन फिर हम ऐप स्टोर पे जाते हैं और देखते हैं कि वहां पहले से ही लाखों ऐप्स मौजूद हैं। अब आती है आखिरी और शायद सबसे मुश्किल चुनौती, बाजार में मुकाबला। हाँ, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। टिकटॉक जैसे ऐप सिर्फ अपने फीचर्स की वजह से नहीं, बल्कि अपनी जबरदस्त और आक्रामक मार्केटिंग की वजह से सबसे अलग दिखते हैं। एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना सिर्फ आधी लड़ाई है। उसे सही लोगों तक पहुंचाना और उन्हें यह बताना कि आपका ऐप क्यों खास है, उतना ही जरूरी है। मतलब बिना एक यूनिक सेलिंग पॉइंट और स्मार्ट मार्केटिंग के सबसे अच्छा ऐप भी इस भीड़ में कहीं खो सकता है। बिल्कुल। तो इन 5 बड़ी चुनौतियों के पहाड़ के सामने ये चैप्टर एक सरप्राइजिंग सोल्यूशन पेश करता है। स्विफ्ट या कॉटलिन नहीं, बल्कि गो लैंग्वेज। मुझे ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। गो तो सर्वर्स के लिए जानी जाती है, मोबाइल ऐप में उसका क्या काम? यहाँ से ये डिस्कशन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। हाँ, और यही इस चैप्टर का सबसे पावरफुल इंसाइट है। गो की सबसे बड़ी ताकत है उसकी कंकरेंसी और परफॉर्मेंस। कंकरेंसी मतलब? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो कंकरेंसी का मतलब है एक ही समय में हजारों काम बिना अटके संभालना। ओके।
हमारी फूड ऐप का उदाहरण लेते हैं। रात के 8 बजे हैं, हजारों लोग एक साथ खाना ऑर्डर कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, डिलीवरी ट्रैक कर रहे हैं। ज्यादातर सिस्टम्स इतने लोड पर धीमे पड़ जाते हैं। तो गो इसे कैसे हैंडल करता है? गो को शुरू से ही मल्टीकोर प्रोसेसर के लिए बनाया गया था। इसके पास गो रूटीन्स नाम का एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही लाइटवेट थ्रेड्स की तरह है। अच्छा। आप हजारों गो रूटीन्स एक साथ चला सकते हैं बिना सिस्टम पर ज्यादा बोझ डाले। इसका मतलब है कि हमारा ऐप बैकएंड बहुत ज्यादा लोड को आसानी से हैंडल कर सकता है। वाओ! यही वजह है कि रिटेल, टेलीकॉम और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स की बड़ी कंपनियां अपने क्रिटिकल एंटरप्राइज सिस्टम्स के लिए गो को अपना रहे हैं। ये सिर्फ तेज नहीं है, ये भरोसेमंद और स्केलेबल भी है। ओके, आई एम सोल्ड ऑन द वायर फॉर गो। लेकिन हाउ अभी भी मेरे लिए थोड़ा मैजिक जैसा है। हम असल में गो कोड को एक आईफोन पे चलाते कैसे हैं? क्या हम यूआई भी गो में लिखते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। चैप्टर में इसके 2 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है कि आप पूरा का पूरा नेटिव ऐप ही गो में लिखें। ये संभव है, लेकिन ज्यादा कॉमन नहीं है। तो दूसरा ज्यादा कॉमन तरीका क्या है? दूसरा और ज्यादा दिलचस्प तरीका है एक एसडीके यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट बनाना। एसडीके? इसमें होता यह है कि ऐप का जो दिमाग है यानी कोर बिजनेस लॉजिक, उसे गो में लिखा जाता है। ओके। फिर गो मोबाइल नाम के एक टूल का इस्तेमाल करके इस गो कोड को एंड्रॉइड और iOS के लिए एक पैकेज में बांध दिया जाता है। एक मिनट, इससे थोड़ा और आसान करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि हम ऐप का ब्रेन एक बार गो में लिखते हैं। हाँ। और फिर उसे एंड्रॉइड के लिए एक अलग फेस यानी यूआई और iOS के लिए एक अलग फेस देते हैं। एग्जैक्टली। इससे कोर फंक्शनैलिटी के लिए एक ही कोड बेस बना रहता है। अच्छा। अगर आपको ऑर्डर करने के लॉजिक में कुछ बदलना है तो आप उसे सिर्फ एक जगह बदलते हैं और वो दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अपडेट हो जाता है। ये मेंटेनेंस को बहुत आसान बना देता है। और वो गो मोबाइल टूल का क्या रोल है? सोर्स में कुछ कमांड्स भी दिए हैं, जैसे गो मोबाइल बिल्ड टारगेट इक्वल्स टू एंड्रॉइड। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। इसे एक इंटेलिजेंट पैकेजर की तरह समझिए। जब आप वो कमांड चलाते हैं तो गो मोबाइल आपके सारे गो कोड को लेता है और उसे एक छोटे से डिब्बे में बंद कर देता है जिस पर एंड्रॉइड फ्रेंडली का लेबल लगा होता है। हाँ, ये डिब्बा एक .ar फाइल होती है। एंड्रॉइड का जावा या कॉटलिन कोड इस डिब्बे से बात कर सकता है बिना ये जाने कि इसके अंदर गो कैसे काम कर रहा है। और iOS के लिए? इसी तरह iOS के लिए वो एक .framework फाइल बनाता है। वाओ, ये तो काफी क्लेवर है। तो ये हो गया ऐप का फ्रंट एंड हिस्सा। हाँ। लेकिन ये ऐप हमारे सर्वर से कैसे बात करता है, जहां सारा डेटा स्टोर होता है? उसके लिए ऐप का बैकएंड REST API से इंटरैक्ट करता है। रेस्ट एपीआई? REST API को एक रेस्टोरेंट के वेटर की तरह सोचिए। ओके। हमारा मोबाइल ऐप यानी कस्टमर वेटर यानी API को एक ऑर्डर देता है। वेटर उस ऑर्डर को किचन यानी बैकएंड सर्वर तक ले जाता है और वहां से सही डिश मतलब डेटा लाके कस्टमर को देता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और गो लैंग्वेज ऐसे सुपरफास्ट और एफिशिएंट वेटर्स यानी APIs बनाने के लिए बेहतरीन है। और इसके लिए भी कुछ टूल्स होंगे? हाँ, गो में REST APIs बनाने के लिए कई बेहतरीन फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे जिन, बीगो और फाइबर। फाइबर? हाँ, फाइबर फ्रेमवर्क फास्ट HTTP पर बना है जो इसे अनबिलीवेबली तेज बनाता है। सोर्स के मुताबिक ये प्रति सेकंड 100,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हैंडल कर सकता है। 1,00,000 ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड? जी, हमारी फूड ऐप के लिए ये परफॉर्मेंस एक गेम चेंजर हो सकती है। ठीक है, तो अब हमारे पास लैंग्वेज है, हमारे पास टूल्स भी हैं, लेकिन चैप्टर कहता है कि सिर्फ कोड लिखना काफी नहीं है। एक मजबूत ऐप की असली नींव उसके डिजाइन और आर्किटेक्चर में होती है। इन दोनों में फर्क क्या है? डिजाइन सिर्फ इस बारे में नहीं है कि ऐप कैसा दिखता है, ये इस बारे में है कि वो काम कैसे करता है और यूजर की जरूरतों को कैसे समझता है। जैसे? एक दिलचस्प उदाहरण जो सोर्स में है वो है नेटवर्क की स्थिति। मान लीजिए कोई यूजर मेट्रो में है जहां इंटरनेट स्लो है। हाँ, होता है। एक अच्छा डिजाइन अपने आप वीडियो कॉल को ऑडियो कॉल या चैट में बदल देगा ताकि कम्युनिकेशन टूटे ना। अच्छा, ये तो बहुत स्मार्ट है। या फिर दृष्टि बाधित या श्रवण बाधित यूजर्स के लिए एक्सेसिबिलिटी फीचर्स का ध्यान रखना, ये भी डिजाइन का एक जरूरी हिस्सा है। चैप्टर में यूआई डिजाइन के कुछ मजेदार नियम भी बताए गए हैं, जैसे 3 क्लिक रूल। हाँ, जिसका मतलब है कि यूजर को कोई भी काम पूरा करने के लिए 3 से ज्यादा टैप न करने पड़े और यूजर को कम से कम टाइप करना पड़े। इसके लिए ड्रॉप डाउन और ऑटो कंप्लीट जैसे फीचर्स हों। बिल्कुल। और जहां डिजाइन यूजर फेसिंग होता है वहीं आर्किटेक्चर ऐप की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी? हाँ, ये ऐप का ब्लूप्रिंट है। एक अच्छा आर्किटेक्चर ये तय करता है कि क्या हम भविष्य में आसानी से नए फीचर्स जोड़ पाएंगे या हमें सब कुछ तोड़कर दोबारा बनाना पड़ेगा। चैप्टर में 2 मुख्य आर्किटेक्चर पर जोर दिया गया है। पहला है क्लीन आर्किटेक्चर। क्लीन आर्किटेक्चर सुनने में काफी साफ सुथरा लगता है।
इसका मेन आइडिया क्या है? इसका मूल सिद्धांत है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, यानी ऐप के हर हिस्से को अलग अलग और इंडिपेंडेंट रखना। ओके। इसमें 4 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदरूनी लेयर में आपके कोर बिजनेस रूल्स होते हैं और सबसे बाहरी लेयर में यूआई और डेटाबेस जैसी चीजें। इसका टेक्स्ट बुक फायदा यह है कि आप कल को अपना डेटाबेस बदल सकते हैं और आपके कोर लॉजिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका असली फायदा क्या है? यहां पर असली मैजिक है। क्लीन आर्किटेक्चर का मतलब सिर्फ डेटाबेस बदलना नहीं है, इसका मतलब है सच्ची आजादी। आजादी? आपके कोर बिजनेस रूल्स, वो नियम जो आपकी फूड ऐप को यूनिक बनाते हैं, उन्हें ये पता भी नहीं होता कि वो एक मोबाइल ऐप के अंदर चल रहे हैं। अच्छा। आप उसी कोर लॉजिक को उठाकर कल एक वेबसाइट, एक स्मार्ट टीवी या एक स्मार्ट फ्रिज में डाल सकते हैं और वो वैसे ही काम करेगा। ये है असली फ्यूचर प्रूफिंग। वाओ, ये तो कमाल है। इसे समझने के लिए चैप्टर में एक टू डू लिस्ट ऐप का उदाहरण दिया गया है। हाँ, जहां टास्क एक एंटिटी है और ऐड टास्क एक यूज केस है। बात करते हैं दूसरी आर्किटेक्चर की, हेक्सागोनल आर्किटेक्चर। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इसका एक और नाम है पोर्ट्स एंड अडेप्टर्स, जो इसे समझना आसान बनाता है। पोर्ट्स एंड अडेप्टर्स। कल्पना कीजिए कि आपके ऐप का कोर लॉजिक एक घर है जिसमें हर दीवार पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स यानी पोर्ट्स लगे हैं। ठीक है। अब आपको कोई भी अप्लायंस चलाना हो, अमेरिका से लाया हुआ लैंप हो या यूके से लाया हुआ केटल, आपको बस सही अडेप्टर चाहिए। आपको एक नया अप्लायंस चलाने के लिए पूरे घर की वायरिंग बदलने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब अगर हमें अपनी फूड ऐप में एक नया पेमेंट गेटवे जैसे स्ट्राइप जोड़ना है, तो हमें बस एक नया अडेप्टर बनाना होगा। एग्जैक्टली। कोर लॉजिक को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। यही इस आर्किटेक्चर की खूबसूरती है। यह आपके ऐप को बहुत फ्लेक्सिबल और मजबूत बनाता है। आप बाहरी दुनिया की टेक्नोलॉजी बदलने पर भी सुरक्षित रहते हैं। राइट। इनके अलावा चैप्टर में MVC, MVP, MVVM और वाइपर जैसे दूसरे आर्किटेक्चरल पैटर्न का भी जिक्र है, जो अलग अलग जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज की इस गहरी बातचीत में हमने अपनी इमेजिनरी फूड ऐप बनाने के सफर में आने वाली चुनौतियों को समझा। ये देखा कि कैसे गो लैंग्वेज अपनी कंकरेंसी और परफॉर्मेंस से एक बेहतरीन समाधान देती है, और गो मोबाइल जैसे टूल्स की मदद से उसे मोबाइल पर चलाने का तरीका भी जाना। और हमने ये भी समझा कि एक सफल ऐप की नींव सिर्फ कोड से नहीं, बल्कि क्लीन और हेक्सागोनल जैसे मजबूत आर्किटेक्चर से बनती है। हाँ, ये आर्किटेक्चर ऐप को भविष्य के लिए तैयार करते हैं, उसे मेंटेन करना और स्केल करना आसान बनाते हैं और असल में डेवलपर्स की जिंदगी को आसान करते हैं। इस पूरी टेक्निकल डिस्कशन के बाद एक विचार है जो मेरे दिमाग में अटक गया है। बताइए। इस चैप्टर में कोड और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने से बहुत पहले कुछ सवाल पूछे गए हैं। सवाल जैसे, क्या हम ऐसी सुविधाओं वाला कोई ऐप खरीद सकते हैं? जिन देशों में ऐप का इस्तेमाल होगा, वहां नेटवर्क की हालत कैसी है? इस पूरे सिस्टम को बनाने की लागत क्या होगी? ये तो बिजनेस लेवल सवाल है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि एक सफल ऐप के DNA में कोड और आर्किटेक्चर के अलावा उन नॉन टेक्निकल बिजनेस सवालों का कितना बड़ा हाथ होता है, जो डेवलपमेंट शुरू होने से भी पहले पूछे जाते हैं। शायद असली ब्लूप्रिंट वहीं से बनना शुरू होता है।